Good morning everyone. Today we will be doing the topic that is law of variable proportion. That is a topic in your production process. The law of variable proportion is basically a law of economics. This law is a universal applicable law. ये universally applicable इसलिए है क्योंकि this is a modern approach and it applies to all lines of production, whether it is agriculture sector, whether it is प्रोडक्शन. तो ये हर लाइन में आपकी जो प्रोडक्शन की लाइन है उस हर लाइन में एप्लीकेबल है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इट स्टेट दैट एज वी यूज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिनको हम कंबाइन करके गुड्स बनाते हैं. जैसे कि आपके लैंड, लेबर, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है. तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, कुछ फैक्टर्स हमने फिक्स्ड होते हैं और हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल. फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते विद योर चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. जैसे कि आपकी मशीनरी है, आपका प्लांट है, इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि ये शॉर्ट रन में अगर हम बात करते हैं तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आपका शॉर्ट रन में हम बात कर रहे हैं. क्योंकि लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स को, नई बिल्डिंग भी आप परचेज कर सकते हो, नई मशीनरी भी आप परचेज कर सकते हैं. तो दैट इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके फिक्स्ड हैं और कुछ हैं आपके वेरिएबल फैक्टर्स. तो जब हम एक फैक्टर को फिक्स्ड रखकर दूसरे फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं तो जो टोटल प्रोडक्ट, दैट इज व्हेन वी आर कंबाइनिंग द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर्स, तो उन फैक्टर्स को कंबाइन करके जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ रहा है विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इट वुड बी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट एंड फाइनली इट वुड बी डिमिनिशिंग. ठीक है. तो दिस इज आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट होगा एंड फाइनली इट स्टार्ट्स फॉलिंग. तो दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल proportion according to the modern approach. ठीक है. हर लॉ इकोनॉमिक्स में कुछ एप्लीकेशंस की, assumptions के ऊपर बेस्ड होता है. कुछ assumptions जिनको हम कंसिडर करते हैं कि ये कांस्टेंट है. ठीक है. तो इस लॉ में भी जो हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है, इसमें हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा है कि टेक्नोलॉजी हमें गिवन है और वो कांस्टेंट है. अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, सपोजिंगली अगर जो हम टेक्नोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं, विद टाइम हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना हमारा रॉ मटेरियल है उससे हम ज़्यादा आउटपुट बना पाएंगे. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी हमने कांस्टेंट किया हुआ है. एंड इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देन द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट में राइज इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग. तो वो गिरने की जगह आपका और राइज करने लगेगा. Quantity of at least one factor input is constant and one is variable factors. तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट रन है. तो दैट इज वाई कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड हैं और कुछ आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं. इफेक्ट ऑफ चेंजिंग यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन आउटपुट कैन बी एस्टिमेटेड करेक्टली. कि आपने क्या किया है, आप जितना ज्यादा लेबर को लाते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कितना आपका आउटपुट में चेंज आ रहा है. तो वो आप जब एनालाइज कर पाएंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे कि आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है. ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस. तो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं आप उनको होमोजीनियस कंसिडर कर रहे हैं एंड दे आर इक्वली एफिशिएंट. उनकी एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस नहीं है. इनपुट प्राइसेस रिमेन्स अनचेंज. जो इनपुट के प्राइसेस हैं वो अनचेंज्ड हैं. आउटपुट इज मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स. जो आपका आउटपुट है दैट इज द टोटल प्रोडक्ट यू कैन मेजर इन नंबर ऑफ यूनिट्स. तो दैट इज योर फिजिकल यूनिट्स. तो दिस इज योर अजम्पशंस जिनको हमने अज्यूम किया है कि ये सारी अजम्पशंस आपकी कांस्टेंट रहेंगी, तभी आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो दो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की 3 स्टेजेस होती हैं. इन शॉर्ट रन द आउटपुट में वेरिड द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स व्हाइल कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. तो हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम रखते हैं वेरिएबल.
तो इन शॉर्ट रन कुछ फैक्टर्स जो फिक्स्ड हैं वो फिक्स्ड रहते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, जिससे हमारा आउटपुट इंक्रीज करता रहता है। उसमें हमने 3 स्टेजेस हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, द सेकेंड इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड द थर्ड इज योर स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ये तीनों स्टेजेस हम 1 by 1 इन डेप्थ स्टडी करेंगे। क्लियर है? ओके। These are your 3 stages. Clear है? तो these are your 3 stages of law of variable proportion. तो आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट है एंड दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके। तो हम 1 by 1 तीनों स्टेजेस को करते हैं। दैट इज द स्टेज 1, द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जो फर्स्ट स्टेज है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न की, इस स्टेज में टीपी इंक्रीज करेगा आपका इंक्रीजिंग रेट में टिल द पॉइंट सी। तो पॉइंट सी तक, तो दिस इज द पॉइंट सी। तो आपका पॉइंट सी तक आपका टीपी इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। देन एमपी राइजेस अप टू पॉइंट डी। जो आपका एमपी है वो पॉइंट डी तक राइज कर रहा है, दिस इज योर एमपी, और ये राइज कर रहा है पॉइंट डी तक। तो दिस इज योर पॉइंट डी। This shows that the firm is moving towards the optimal combination, कि आपका फर्म क्या कर रहा है, एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। राइजिंग एमपी ऑल्सो पुल्स एपी। एमपी राइज कर रहा है जिसकी वजह से आपका एवरेज प्रोडक्ट भी राइज करेगा। फ्रॉम पॉइंट सी ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग द स्टेज 1, सी के बाद भी आपका स्टेज 1 ही कंटिन्यू है। ठीक है? तो आपका स्टेज 1 स्टिल कंटिन्यूस, टीपी कंटिन्यूस टू राइज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपी फॉल्स बट इज पॉजिटिव। तो स्टेज 1 में पॉइंट सी, जो टीपी पे पॉइंट सी है, एमपी पे पॉइंट डी है, इन दोनों स्टेज पे यहां तक आपका टीपी और एमपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद भी स्टेज 1 ही कंटिन्यू करेगी, टीपी इंक्रीज करेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो एट पॉइंट सी वेयर टीपी स्टॉप्स टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जहां से आपका टीपी इंक्रीज करा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट पे, यहां तक पहुंचने के लिए, तो ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द एवरेज प्रोडक्ट हाउएवर कंटिन्यूज टू राइज इवन आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो आपका एपी तो अभी भी राइज कर रहा है और एमपी आपका अभी भी एपी से ज्यादा होगा। राइजिंग एपी इंडिकेट्स इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। लेबर एफिशिएंट है इसीलिए आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। द स्टेज 1 एंड्स वेयर एपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, सो हेयर एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज मैक्सिमम। तो जब आपका एपी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है और यहां तक आपका टीपी है, तो दिस इज द स्टेज 1, कि आपका जो लेबर है आपने बेस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया है इस पॉइंट तक। द स्टेज 1 टीपी इज नॉट फुली यूटिलाइज, द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज टू मच रिलेटिव टू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो अभी आपका जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं है, बट आपने फिक्स्ड फैक्टर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है। नो रैशनल प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस इन दिस स्टेज इवन इफ द फिक्स्ड फैक्टर्स कॉस्ट नथिंग।
फिक्स फैक्टर्स, अगर आप कुछ भी कॉस्ट नहीं बेयर कर रहे हैं, लेकिन एक रैशनल प्रोड्यूसर अभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा इस स्टेज पे। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द स्टेज कि जब आपने वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स को मैक्सिमली यूटिलाइज कर लिया है। प्रोड्यूसर कैन एक्सपैंड प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। अभी भी जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। अभी भी वेरिएबल फैक्टर्स को वो इंक्रीज करेगा, तो आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑल्सो। तो अभी भी आप अपने एफिशिएंट लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए इन स्टेज 1 व्हेन योर एपी इज मैक्सिमम, दैट इज द स्टेज, आपकी स्टेज 1 फिनिश हो जाती है। बट स्टेज 1 इज नॉट द एप्ट स्टेज, क्योंकि इसके बाद भी आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स आपका वेरिएबल फैक्टर्स अभी भी पूरी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं है। तो अब बताते हैं कि रैशनल प्रोड्यूसर कब तक प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज योर स्टेज 1। नेक्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इन स्टेज 2 टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो टीपी इंक्रीज कर रहा है बट एक डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है। दैट इज, अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स को ला रहे हैं वो आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है, बट पहले की जितना इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, पर इंक्रीज कर रहा है अंटिल इट रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट एफ। तो जब तक उस मैक्सिमम पॉइंट जो टीपी आपका एफ है, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते, आउटपुट को आप तब तक प्रोड्यूस करते ही रहेंगे। तो दिस इज द पॉइंट एफ कि जब तक आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है। इन दिस स्टेज बोथ एपी एंड एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर डिमिनिशिंग। इस सेकेंड स्टेज पे आपका टीपी और एपी और एमपी दोनों फॉल कर रहे हैं। टीपी राइज कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। विथ फॉलिंग एपी efficiency of variable factors decreases and then of the fixed factors continues to rise. AP of the variable factor exceeds the MP of the factors throughout this stage. तो आपका जो AP है वेरिएबल फैक्टर्स का एक्सीड करेगा MP से। तो आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड स्टेज पे AP becomes greater than MP. तो दिस इज योर सेकेंड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। I think it is clear. Then the third stage, तो at the end of the second stage MP of the variable factors, तो MP थर्ड स्टेज सेकेंड स्टेज के एंड में क्या होगा, MP becomes 0 and this stage is very crucial because this is the stage of operation. तो MP आपका 0 हो गया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है कि अगर आप और भी वेरिएबल फैक्टर्स लाते हैं इसके बियॉन्ड आपका आउटपुट अब इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि MP हो गया है 0। TP मैक्सिममली पहुंच गया है। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 में प्रोड्यूस करता है बिकॉज उस स्टेज में उसको मैक्सिममली आउटपुट मिल रहा है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स को कंबाइन करके। The rational producer will seek to produce in this stage where both the average and the marginal products are falling. Where average and your marginal product is falling, so this is the stage where a rational producer would be producing. So this is the second stage of diminishing return. The third stage, the stage of negative return. तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है नेगेटिव रिटर्न्स कि आपका टीपी भी डिक्लाइन करेगा, एमपी भी फॉल कर रहा है और आपका एपी भी फॉल करेगा। सो एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स बिकम नेगेटिव एंड फॉल्स बिलो द एक्स एक्सिस। तो अब आपका जो एमपी है थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव हो जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न एज टीपी एमपी फॉल्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो टीपी एमपी एपी सब कुछ फॉल कर रहा है बट एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, दिस स्टेज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स डिक्लाइन। तो आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर्स हैं दोनों की एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है। तो प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए,
इस स्टेज पे वेरिएबल फैक्टर्स को और इम्प्लॉय करने या स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसको यू कैन से आउटपुट इंक्रीज नहीं होकर मिल रहा है, अब आप उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है? ओके। जो सेकेंड स्टेज है आपकी, वो है आपकी स्टेज ऑफ ऑपरेशंस। अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नेवर चूज टू प्रोड्यूस इन स्टेज 1 and 2 बिकॉज स्टेज 1 पर अभी तक उसको ऑप्टिमल लेवल नहीं मिला है, तो अभी भी वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसके बियॉन्ड भी आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। तो वो फर्स्ट स्टेज में भी नहीं ऑपरेट करेगा, और स्टेज थर्ड पे अगर वो वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहा है तो उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है, तो वो ना तो स्टेज थर्ड में ऑपरेट करेगा ना स्टेज सेकंड में, ही विल बी ऑपरेटिंग इन द स्टेज सेकंड। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कि क्या क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है या नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। द फर्स्ट स्टेज थी आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न की। व्हेन एडिशन टू द वेरिएबल फैक्टर कॉजेज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट, तो जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को जिस प्रोपोर्शन में ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब आपको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, दैट इज कॉज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसका जो रीजन है, फर्स्ट रीजन इज इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी मीन्स कि आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट की वजह से आप अ मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट मस्ट बी एम्प्लॉयड व्हेटएवर इज द लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उनको यू कैन से डिवाइड कर सकते हैं, उनको अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं, तो आपका क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना डालकर आप बेस्ट आउटपुट उससे निकाल सकते हैं। तो इन इनिशियल स्टेज दिस सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज टू लार्ज। तो फिक्स्ड फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी बिल्डिंग आपकी है, जो आपका प्लांट है, वो अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उस स्टेज पे क्या है, इट इज इंडिविजिबल, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल फैक्टर्स आर टू फ्यू। अगर आपने सपोजिंगली आपकी जो प्लांट है वो 1 लाख यूनिट बना सकता है, बट आप अभी लेबर लेकर आए हैं जो सिर्फ 10,000 यूनिट बना सकता है, तो इनिशियल स्टेज पर आपको ये नहीं पता है कि कितनी आपको लेबर्स चाहिए, तो अभी आप 1 लाख आउटपुट बना सकते हैं सेम मशीनरी से अभी, लेकिन आप 10,000 बना रहे हैं, तो अभी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। दस फिक्स्ड इंडिविजुअल फैक्टर इज नॉट एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। तो वेरिएबल फैक्टर्स को भी आप और इंक्रीज करेंगे जिससे आप फिक्स फैक्टर को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसकी वजह से क्या है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि अभी इस स्टेज पे आपने अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया है। तो और आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करेंगे तो आप फिक्स फैक्टर्स को और ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। तो दिस इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। Another reason is your specialization. The greater is the quantity of variable factors, greater is the scope of specialization. अगर आप specialized labors लाते हैं तो automatically क्या है, the advantages of specialized labor include better skill, productivity आपकी better होगी, efficiency better होगी, avoidance of waste होगा। तो automatically क्या है, आपका output increase करेगा with the increase in your variable factors. In assembly line production, cost of production is dramatically reduced due to division of labor and specialization. तो अगर आप जो असेंबली लाइन है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि आप इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन से आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। द सेकेंड इज कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न इज द स्टेज जिसको आप इंडिविजुअलिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वंस द ऑप्टिमम बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स हैव बीन अचीव्ड, जब आपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय किया
और आपने उसको बेस्ट यूटिलाइज कर लिया है, दोनों फैक्टर्स को, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को। तो अगर फिक्स्ड फैक्टर्स बिकम इनएडिक्वेट रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आप वेरिएबल फैक्टर्स को और एम्प्लॉय करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका एपी और एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू इंक्रीज इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन जब आप करते जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी इनएफिशिएंसी आ जाएगी। अब आफ्टर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स हैव बीन रीच्ड, जब आपने उस फैक्टर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लिया है, लिमिट टू स्पेशलाइजेशन हैज क्रॉस्ड, तो आपने उस वेरिएबल फैक्टर को मैक्सिममली यूटिलाइज कर लिया है, स्पेशलाइजेशन को आपने, स्पेशलिटी को क्रॉस कर दिया है। तो अब आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट की जगह आपको यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट, के उतना आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा वेरिएबल फैक्टर्स को और एम्प्लॉय करने के बाद। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लास्ट इज द केस ऑफ causes of negative return. As the amount of variable factors continues to increase with fixed amount of other factors, a stage is reached when TP decline and MP becomes negative. जब आप और वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते जा रहे हैं और आपको उसकी वजह से आप फिक्स फैक्टर्स को फिक्स्ड है, वेरिएबल फैक्टर्स को और एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी कि अगर आप और वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपका टीपी डिक्लाइन करेगा, एमपी बिकम्स नेगेटिव, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स बिकम्स टू एक्सेसिव रिलेटिव टू द फिक्स्ड फैक्टर्स। अब फिक्स फैक्टर्स के कंपैरिजन में आपके वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की जगह अब आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। So this is your law of variable proportion. I think it is very clear. The diagram is sufficiently clear कि तीनों stages आपको clear है। If you have any doubt related to anything, you can comment me in the comment section. If you like my video, please subscribe my channel. Please like my video. Thank you.